हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे इस पाठ को। तो पहले भाग में हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं दूसरे भाग में पढ़ेंगे रूसी क्रांति। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है। यूरोप, तो आपको पता है कि यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, तो समाजवाद का अर्थ होता है समाज और उसके सुधार का जो विचार होता है वही क्या कहलाता है, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद के विचार से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। समाजवाद का प्रयोग एक विशेष प्रकार की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है। अर्थात समाजवाद का अर्थ क्या हुआ, समाजवाद का ध्येय होता है या लक्ष्य होता है राज्य के समस्त नागरिकों का कल्याण या भलाई करना। यानी कि समाज के जो संपूर्ण नागरिक के समस्त नागरिक होते हैं उनके कल्याण या भलाई करने की जो सोच होती है, जो विचार होता है, वही क्या कहलाता है, समाजवाद। ठीक है, तो अब हम यूरोप में समाजवाद कैसे आया, किन किन चरणों में आया या किन किन बदलावों के फलस्वरूप आया, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अध्याय में हम क्या पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ चुके हैं कि इस क्रांति के फलस्वरूप समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो विचार थे वो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप में फैलने लगे थे। हमने उसमें क्या देखा था कि संपूर्ण यूरोप में उस समय क्या था, सामाजिक विविधताएं थी, है ना। यूरोप में क्या था, सामंतवादी प्रथा थी, निरंकुश राजतंत्र था, है ना। स्वेच्छाचारी देवी अधिकारों के जो प्रतिपादक शासक थे वो जनता पर विभिन्न प्रकार का क्या करते थे, शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, फ्रांस सर्वप्रथम यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 ईस्वी में। और उसके जो विचार होते हैं फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो विचार आते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो विचार उत्पन्न होते हैं वो संपूर्ण यूरोप में फैलने लगते हैं। और विश्व के जो अनेक देश होते हैं वहाँ भी व्यवस्था परिवर्तन की संभावना क्या होती है, इस क्रांति के फलस्वरूप दिखने लगती है। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति होती है वो क्या करती है, चिनगारी के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, जिससे विश्व के अनेक जो यूरोपीय देशों के साथ साथ विश्व के जो और देश होते हैं वो भी इससे क्या लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और वे देश भी अपने आप को औपनिवेशिक सत्ता या सामंतशाही या राजतंत्र से क्या करने, मुक्त करने की कोशिश करने लगते हैं। और इन कोशिशों के फलस्वरूप समाज में क्या होता है, परिवर्तन आता है। और इन परिवर्तनों या इन बदलाव को जो लोग लाते हैं उनके क्या होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, है ना। वो किस प्रकार समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी सोच अलग अलग थी। ठीक है, कुछ लोग क्या चाहते थे, यूरोप के कुछ लोग कुछ बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन कुछ क्या समाज में बदलाव नहीं लाना चाहते थे। और कुछ कैसे बदलाव लाना चाहते थे, धीरे धीरे परिवर्तन के पक्ष में थे। ये अलग अलग विचारों वाले लोग कौन थे, कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी थे, और कुछ कौन थे, उग्र परिवर्तनवादी या उग्र विचारधारा वाले, जिन्हें क्या कहा जाता था, रेडिकल्स कहा जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उदारवादी सोच के जो लोग थे, विचार के जो लोग थे, उनके उद्देश्य क्या थे समाज में परिवर्तन लाने के लिए। जो उदारवादी लोग थे वो क्या सोचते थे, वो ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को क्या हो, बराबर का सम्मान, या सभी धर्मों को क्या मिले, जगह, सम्मान और जगह मिले समाज में। ठीक है, वंश आधारित शासकों को वो क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। जो उदारवादी लोग थे वो वंश आधारित जो शासक होते थे उनको क्या करते थे, हटाना चाहते थे, और योग्यता के आधार पर सबको शासन मिले, उनकी ऐसी सोच थी, ऐसे विचार थे। उदारवादी व्यक्ति के अधिकारों के क्या थे, संरक्षक थे। उदारवादी कहते थे कि सरकार को किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीनने या हनन करने का कोई हक नहीं है। उदारवादी देश में सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा तय किए गए कानूनों के अनुसार शासन व्यवस्था चलाना चाहते थे, लेकिन ये उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे, ये लोकतंत्र की विचारधारा के नहीं
नहीं थे, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में भी नहीं थे, यानी कि जो उदारवादी लोग थे वो सबको मत देने का अधिकार मिले ये भी नहीं चाहते थे। इनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को मिले, जिनके पास पैसा है वो ही वोट दे सके। अब हम देखते हैं कि जो रेडिकल्स थे, जो यूरोप में रेडिकल्स विचारधारा के लोग थे या उग्र विचारधारा के जो लोग थे, जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, तो उनकी सोच या विचार क्या थी। समूह के लोग, जो रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर बनी हो। ठीक है, ये महिलाओं को क्या मताधिकार देना चाहते थे, और जमींदारों उद्योगपतियों को जो विशेष अधिकार मिले होते हैं उनके ये क्या थे, खिलाफ थे। रेडिकल्स निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ ही लोगों के पास संपत्ति हो इसका वो क्या करते थे, विरोध करते थे। अब हम देखते हैं कि जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे वो क्या थे, वो पारंपरिक जो विचारधारा या सामाजिक स्थिरता के क्या थे, समर्थन करने वाले लोग थे, और ये राष्ट्रीय हित सांस्कृतिक परंपरा के क्या थे, संरक्षक थे। ठीक है, रूढ़िवादी समूह रेडिकल्स और उदारवादियों के विचारों के क्या था, खिलाफ था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी लोग थे वो भी क्या चाहते थे, समाज में बदलाव लाना चाहते थे। 18वीं सदी तक जो रूढ़िवादी पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही चलना चाहते थे। उस समय तक परिवर्तन का वो क्या करते थे, विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते ये भी धीरे धीरे समाज में क्या लाना चाहते थे, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे। किसके खिलाफ, निरंकुशशाही राजतंत्र के खिलाफ। ठीक है, सामंतशाही के खिलाफ। उस समय यूरोप में फ्रांस की क्रांति के बाद राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की जो कोशिशें थी वो तेज हो गई थी, और ये बदलाव किस प्रकार हुए, और विभिन्न औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुए। यूरोप में सारे राजनीतिक जो रुझान थे एक नए युग का क्या था, आरंभ था। यह युग सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। उस समय यूरोप में औद्योगिकरण से नए शहर बस रहे थे, नए उद्योग धंधे विकसित हो रहे थे, रेलवे एवं सड़कों का क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था, जिनमें क्या होता था, विभिन्न जो समाज के जो लोग थे, है ना, औरतें, आदमी, बच्चे सभी क्या करते थे, विभिन्न कारखानों में काम करने लगे थे। उस समय काम अधिक और मजदूरी क्या होती थी, कम मिलती थी। ठीक है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जनसंख्या वृद्धि हुई, भूखमरी की अवस्था थी। ठीक है, शहरीकरण तेज होने से साफ सफाई की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी, और निरंकुश राजतंत्र, भ्रष्टाचार, है ना, और महंगाई, गरीबी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में व्याप्त थी। उदारवादी और रेडिकल्स इन समस्याओं का क्या करने लगे, खोजने लगे, और ये उदारवादी रेडिकल्स जन्मजात मिलने वाले जो विशेष अधिकार थे उनके क्या करते, उनका विद्रोह करते थे, उनके खिलाफ थे। ये मेहनत, व्यक्तिगत प्रयास और उद्यमशीलता को क्या देते थे, बढ़ावा देते थे, जिससे क्या हो रहा था, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। इसीलिए 19वीं सदी के शुरुआत में समाज में परिवर्तन लाने के जो इच्छुक लोग थे वो उदारवादी रेडिकल्स के क्या हो गए, समर्थक हो गए। ये लोग चाहते थे कि गरीबों को रोजगार मिले, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, है ना, और जिनके पास पूंजी या धन है उनको बिना रोक टोक काम करने का मौका मिले। उस समय क्या था कि 1815 के बाद यूरोप में निरंकुश राजतंत्र का क्या था, बोलबाला था। मैंने तुम्हें बताया फ्रांस की जो क्रांति थी, है ना, उसमें भी ये सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र सामंतवाद का बोलबाला था। अतः जो यूरोप के जो राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल्स जो आंदोलनकारी थे वो क्या लाना चाहते थे, वो क्रांति के पक्ष में थे और समाज में क्या करना चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे। इसलिए फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांति के द्वारा निरंकुश राजाओं, सामंतों का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे थे, और ऐसे समाज या राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को क्या मिले, समान अधिकार मिले, है ना। तो 19वीं सदी में यूरोप में क्या होता है, फिर धीरे धीरे समाजवाद का क्या होने लग गया, बोलबाला होने लग गया, समाजवाद का प्रचार प्रसार होने लग गया। और समाजवादी जो विचार के लोग थे वो क्या थे, निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका कहना या सोचना था कि निजी संपत्ति ही सभी
समस्याओं की जड़ है। उनका तर्क था कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है ना। तो जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो समाज जिनका ध्येय या उद्देश्य क्या होता था, राज्य के समस्त नागरिकों या देश के समस्त नागरिकों का क्या करना, कल्याण करना या भलाई करना या सबकी अच्छाई के लिए कार्य करना, जिसमें किसी भी प्रकार की विविधता समाज में न हो, है ना। कोई किसी भी प्रकार की श्रेणी देखने को न मिले, सभी को क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से क्या मिले, न्याय मिले। तो वो लोग क्या सोचते थे कि जो उनका तर्क था कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। समाजवादी लोग ऐसा सोचते थे, वह उनके बारे में नहीं सोचता जिनकी मेहनत से उसको संपत्ति प्राप्त हुई है। तो जो समाजवादी लोग थे वो ऐसे विचारों का प्रचार और प्रसार करने लगे यूरोप में कि जो ये संपत्तिधारी है वो उनको केवल अपनी संपत्ति या फायदे से मतलब होता है, जिनके द्वारा उनको संपत्ति अर्जित हुई है, यानी कि जो मजदूर, श्रमिक वर्ग होता है, किसान, मेहनती लोग होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में वो नहीं सोचते। उनका कहना था कि संपत्ति पर एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए और साझा सामाजिक हितों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उन्होंने संपूर्ण यूरोप में समाजवाद लाने के लिए समस्त नागरिकों के कल्याण और हितों के लिए आंदोलन चलाया समाजवादियों ने संपूर्ण यूरोप में। तो इन समाजवादियों में जो प्रमुख समाजवादी थे, कार्ल मार्क्स है ना, जो जर्मनी के क्या थे, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री है ना, सामाजिक चिंतक, और रॉबर्ट ओवेन जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति, लुई ब्लांक जो फ्रांस के थे, ठीक है, और फ्रेडरिक एंगेल्स। इन कुछ जो प्रमुख समाजशास्त्री थे, इन्होंने यूरोप में समाजवादी जो विचारधारा थी उसको बहुलता से या प्रमुखता से उस विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार किया और लोगों के अंदर एक प्रकार से चेतना जागृत की लोगों की कि आपको क्या है, अपने अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, है ना, किसी के उसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मार्क्स ने कहा कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। उद्योगों या फैक्ट्रियों में पूंजीपतियों की क्या लगी होती है, पूंजी लगी होती है, और जो उन्हें मुनाफा होता है वो मजदूरों की मेहनत से होता है। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग होता है वो इस मुनाफे का संचय तो कर लेते हैं, लेकिन मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं लाते, उनकी आर्थिक स्थिति जस की तस बनी रहती है। ये कार्ल मार्क्स ने लोगों को समझाया, है ना, और लोगों को इस प्रकार के विचार बताए कि अतः मजदूरों को एकत्रित होकर पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा और ऐसे समाज को बनाना होगा जिसमें राष्ट्र की पूरी संपत्ति पर किसका नियंत्रण हो, समाज का नियंत्रण हो। ये कार्ल मार्क्स के या समाजवादियों के जो यूरोपियन समाजवादी थे उनके विचार थे, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप में क्या हुआ, समाजवाद का बोलबाला हुआ। मार्क्स ने ऐसे समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया और उनका विश्वास था कि आने वाला जो समय होगा पूंजीपतियों के साथ क्या होगा, मजदूरों का संघर्ष होगा, है ना, और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अंत में जीत किसकी होगी, मजदूरों की होगी। और उन्होंने वर्गहीन समाज की क्या की, कल्पना की कि आने वाला जो समय होगा उसमें किसी भी प्रकार के कोई वर्ग नहीं होगा, न उच्च वर्ग होगा न निम्न वर्ग होगा, बल्कि लोग सब क्या हैं, एक जैसे समाज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। वे सोचते थे कि कम्युनिस्ट समाज ही क्या होगा, भविष्य का समाज होगा। इस प्रकार जो कार्ल मार्क्स के विचार थे और जो अन्य जो समाजशास्त्रियों के विचार थे वो संपूर्ण यूरोप में फैलने लगे, जिससे लोगों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई, है ना। लोग जो संपत्तिधारी थे या पूंजीपति जो वर्ग था उसका विरोध करने लगे, ठीक है। और 1870 का दशक आते आते पूरे यूरोप में समाजवादी विचार फैल चुके थे। इन समाजवादियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जिसका नाम द्वितीय इंटरनेशनल रखा गया। इंग्लैंड, जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। सदस्यों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के धन के कोष स्थापित किए गए। काम के घंटे में कमी लाने तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठनी शुरू हो गई। संपूर्ण यूरोप में जर्मनी में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी
उसके साथ इन समाजवादियों के क्या थे, गहरे संबंध थे। ठीक है। और जब धीरे धीरे यूरोप में क्या है, संपूर्ण यूरोप में समाजवाद फैलने लगा और समाजवादियों का बोलबाला होने लगा, और जो विभिन्न वर्ग, जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, श्रमिक, मजदूर, किसान है ना, मेहनती लोग, वो क्या करने लगे, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगे। ठीक है। लेकिन 1914 तक यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन आदि समाजवादी सरकार नहीं बना पाए। यानी कि जो संपूर्ण यूरोप में एक प्रकार से समाजवादी लोगों का क्या हो गए थे, विचार फैल चुके थे, और अनेक समाजवादी लोग यूरोप में क्या लाना चाह रहे थे, परिवर्तन लाना चाहते थे। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी सरकार नहीं बना पाए, जबकि उनके जो प्रतिनिधि थे वो बड़ी संख्या में क्या हो रहे थे, जीत रहे थे। और यूरोप की सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादियों और रेडिकल का ही क्या रहा, दबदबा बना रहा। यानी कि जो समाजवादी लोग थे उनके प्रतिनिधि जीतते भी बड़ी संख्या में थे, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाते थे। और सरकार में किसका दबदबा बना रहा, 1914-15 तक रूढ़िवादी, उदारवादियों और रेडिकल्स का ही दबदबा बना रहा। लेकिन 1917 तक आते आते यूरोप के जो पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक देश था रूस। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि रूस में जो अक्टूबर क्रांति होती है 1917 में, उसके जरिए जो रूस का शासन था या रूस की सत्ता थी, वहाँ पर क्या होता है, समाजवादियों का कब्जा हो जाता है रूस की क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार समाजवादियों ने रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में अपना शासन स्थापित किया। तो आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार यूरोप में विभिन्न जो विचारधाराओं के जो लोग थे, उनके द्वारा यूरोप में समाजवाद की जो अवधारणा थी उसका प्रचार एवं प्रसार हुआ। और यूरोप उसके फलस्वरूप 1917 में जो रूसी क्रांति घटित होती है, उसके दौरान रूस में समाजवादियों का क्या हो जाता है, शासन स्थापित हो जाता है। तो आप इसको किताब से भी पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।